हेलो एवरीवन। चलो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे सिलेबस से जो भी कंटेंट्स हमारे टॉपिक में दिए गए हैं उस कंटेंट के हिसाब से आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके पहले एक बात दिमाग में बिठा लो बच्चों। क्या दिमाग में बात बिठाना है कि किसी भी तरह से हमें लाइफ सेट करना है। फिर चाहे लाइफ आपकी जो भी बने, मतलब जो भी बने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ गलत बने। ठीक है, आपको फ्यूचर में, आज हिंदी में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आउट ऑफ स्टेट से भी कुछ कॉल्स आ चुके हैं और आउट ऑफ स्टेट में भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं। जहां तक स्टूडेंट्स हैं वहां तक हमें जाना है। हम खुद तो नहीं चले जाएंगे लेकिन वीडियो के थ्रू हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप सबको ये बता रहा हूं कि बिजली से तेज रफ्तार बनना है। बिजली से तेज रफ्तार बनना है, तुम्हें तलवार भी बनना है। ठीक है, बिजली से तेज रफ्तार बनना है, आपको तलवार भी बनना है। तुम चाहे आईआईटी करो या करो नीट, तुम चाहे आईआईटी करो या करो नीट, लेकिन आपको एक शानदार इंसान बनना है। इसलिए आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप किस तरह से पढ़ना चाहोगे, आपका एम क्या है, उस तरह से आपको बनना है। राइट। सो आज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, अगर हम इस टॉपिक को देखेंगे तो विदाउट ऑप्शन ये टॉपिक आपको 4 मार्क के लिए मिलेगा और विथ ऑप्शन ये टॉपिक आपको 6 मार्क के लिए मिलेगा। विदाउट ऑप्शन 4 मार्क, विथ ऑप्शन 6 मार्क के लिए आएगा। और सीईटी की बात करेंगे हम तो ये टॉपिक आपको 6 मार्क के लिए ही स्टेट बोर्ड के सिलेबस से आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। सी, आपके सामने जो टाइटल दिया गया है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके आगे जाने से पहले हम इस बात को पहले डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक का टाइटल ऐसा क्यों है। राइट। सो एक बात दिमाग में बिठा लो कि हमारे पास एक जेनेटिक्स नाम का कंसेप्ट आता है जिसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स किसकी ब्रांच है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of inheritance and variation. पॉइंट समझ में आ गया? बायोलॉजी, सॉरी, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम इनहेरिटेंस को हेरिडिटी भी कहते हैं। इट मीन्स व्हाट कि जेनेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन बनाएंगे या डेफिनेशन अगर देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा कि जेनेटिक्स के डेफिनेशन में आपको ये दिखाई देता है कि जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी करना होता है। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हम इसे इस इनहेरिटेंस को हेरिडिटी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब रही बात, ये हो गया बेसिक। सो नाउ व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी, व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी और व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक बात दिमाग में बिठा लो, क्या कि हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ आया है। दैट कैरेक्टर, इट मीन्स व्हाट, ट्रांसफर ऑफ जीन्स और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, ट्रांसफर ऑफ जीन्स और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ये क्या दिया है? ट्रांसफर ऑफ जीन्स। क्या ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है, उसे हम कहते हैं, उस ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस, और इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी stand for transfer of genes or transfer of character from one generation to
another generation. They are called as heredity. Okay. So now what is mean by variation? सिंपल ट्रिक है. देखो आपके घर में अगर बेबी गर्ल जन्म लेती है या बेबी गर्ल है तो वो एज इट इज आपके मम्मी की तरह दिखती है क्या? नहीं. बेबी बॉय है तो एज इट इज पापा की तरह दिखता है क्या? तो नहीं. Why? Because we are came from two different parents. One is मम्मी, one is पापा. ठीक है. एक मम्मी है और एक पापा है, दोनों से हमारी बॉडी जन्म लेती है, इसलिए हमारा फेस पेरेंट से थोड़ा सा अलग दिखता है. डिसिमिलर पूरा इट मीन सिमिलर पूरा नहीं होता है, थोड़ा सा बदल दिखता है. उसी चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएशन. ठीक आहे. आता जे विद्यार्थी मराठी मीडियमचे आहेत किंवा जे विद्यार्थी आपल्याकडले आहेत त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायची. काय लक्षात घ्यायची? जेनेटिक्स एक बायोलॉजीची अशी ब्रांच आहे की ज्या ब्रांच मध्ये आपल्याला हेरिडिटी आणि व्हेरिएशनचा अभ्यास करायचा आहे. ठीक आहे. हेरिडिटी आणि व्हेरिएशन. मग आपण हेरिडिटी कशाला म्हटलो होतो? तर ट्रान्सफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पॅरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग म्हणजे काय? आपण जे एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जे जीन्स ट्रान्सफर होतात त्याला काय म्हणायचं? त्याला हेरिडिटी असं म्हणायचं. जीन ट्रान्सफर झाले, आपला जन्मही झाला, आपण एक मुलगा या नात्याने जन्माला आलो तर आपला चेहरा ऍज इट इज वडिलांसारखा दिसत नाही. आपण मुलगी म्हणून जन्माला आलो तर आपला चेहरा सेम आईसारखा दिसत नाही. हा जो बदल दिसतो ना त्याच बदलाला काय म्हणायचं? त्याला व्हेरिएशन असं म्हणायचं. सिंपल ट्रिक्स आहेत. ठीक आहे. आता अडचण अशी आहे. काय अडचण आहे? सर तुम्ही सांगितलं, काय सांगितलं? ट्रान्सफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, त्याला आपण हेरिडिटी असं म्हणायचं. मग इथं जीन्स कशाला म्हणणार? बरोबर आहे ना. जीन्स कशाला म्हणणार? तर सोपं कन्सेप्ट लक्षात घ्यायचा. जीन इज ए पर्टिक्युलर सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन काय आहे? तर एक डीएनएचा असा सेगमेंट आहे जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन किंवा जे काही हेरिडिटरी कॅरेक्टर आहे ते हेरिडिटरी कॅरेक्टर एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये ट्रान्सफर करायचं काम कोण करतंय? जीन करतंय. जीनची डेफिनेशन काय आहे? जीन इज ए पर्टिक्युलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which carries genetic information from one generation to another generation. ठीक है. जीन्स क्या होता है? तो जीन्स इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which carry genetic information from one generation to another generation. ठीक है. तो अब ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, ये कैरेक्टर जब ट्रांसफर होते हैं तो एक बात दिमाग में बिठाना है. कौन सी बात दिमाग में बिठाना है? कि हमारे कैरेक्टर पेरेंट्स से हमारी बॉडी में आए हैं, इसको एक साइंटिफिकली, इसको एक बायोलॉजिकली कैसे प्रूव करें या बायोलॉजिकली कैसे सबके सामने पड़ा है. तो इसके लिए एक हमारे पास साइंटिस्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडेल. ओके. उनका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडेल उनका नाम है, जिनका जन्म 1822 1822 में हुआ है. राइट. अब इन्होंने दिमाग क्या लगाया है कि इन्होंने दिमाग कितना लगाया है कि इन्होंने जिसके ऊपर दिमाग लगाया है, इट मीन्स व्हाट, कि मेंडेल ने जिस प्लांट को सेलेक्ट किया इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे हम कहते हैं पी प्लांट. उसे हम क्या कहते हैं? पी प्लांट कहते हैं. साइंटिफिकली दैट प्लांट नेम इज पाइसम सटाइवम. ओके. व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट प्लांट? दैट प्लांट नेम इज पाइसम सटाइवम. ठीक है. अब मेंडेल ने इसके ऊपर क्या किया? तो मेंडेल ने इसके ऊपर बस इतना दिमाग लगाया है कि मेंडेल ने इसके ऊपर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बना दिए. कितने कैरेक्टर बना दिए? 7. ओके. अब ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बनाने के बाद मेंडेल ने इनका हाइब्रिडाइजेशन करने की कोशिश की है और उसके हिसाब से फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, उसके हिसाब से आगे की हम स्टडी करने वाले हैं. सो आपके सामने अभी ये मेंडेल ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बनाए थे, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपके सामने दिए गए. ओके. उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव किसे कहते हैं. सो डोमिनेंट का कैरेक्टर होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं. इट मीन्स व्हाट, कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ये मेल कैरेक्टर होता है. ओके. और जो रेसेसिव होता है वो होती है उसे हम फीमेल कैरेक्टर कहते हैं. ओके. डोमिनेंट में कौन आएगा? मेल आएगा. और रेसेसिव में कौन आएगी? फीमेल कैरेक्टर आएगा. इट मीन्स व्हाट, हमारे घर का एग्जांपल लो. चलो, हमारे घर पे यदि गेस्ट कोई आता है, घर पे मम्मी पापा दोनों भी है,
ओके, अगर दोनों भी पेरेंट्स घर पे है तो सबसे पहले बात कौन करेगा? है, पेरेंट दोनों भी घर पे है, पहले पापा बात करेंगे या पहले मम्मी बात करेगी? ओके, घर में चलता किसका है? घर में मम्मी की चलती है, तो मम्मी इज डोमिनेंट। पापा का चलता है तो पापा इज डोमिनेंट, लेकिन मेल कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉमिनंट रेसेसिव का मतलब आपको समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डॉमिनंट म्हणजे काय, तर जे कॅरेक्टर एक्सप्रेस होतं त्याला काय म्हणायचं? डॉमिनंट. जे कॅरेक्टर एक्सप्रेस होत नाही त्याला काय म्हणायचं? रेसेसिव्ह. मग आता मेंडेलनं काय केलं, तर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर तयार केले. जसं आपल्याकडे एका नाण्याला 2 बाजू असतात, हेड आणि टेल, तसं प्रत्येकाला 2 बाजू दिलेल्या आहेत. मग आपण जर ह्या पहिल्या कैरेक्टर उदाहरण घेतलं, अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर का एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या दिया गया है? जो पी प्लांट यहाँ पे बताया, इस पी प्लांट के ऊपर ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए गए हैं. आता इथं काय करायचंय, इथं तुम्हाला पहिलं कॅरेक्टर दिलेलं आहे हाईट ऑफ प्लांट नावाचं, म्हणजे प्लांटची उंची कशी आहे. आपल्या घरचं उदाहरण घ्या. आपल्या घरी पॅरेंट मध्ये वडील जे असतात किंवा जे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे ते उंचीला मोठे आहे आणि जे फिमेल कॅरेक्टर आहे ते उंचीला छोटे आहे. सेम तसंच हाईट ऑफ प्लांट काय सांगितलेली आहे? टॉल. टॉल मध्ये कोण आहे? मेल कॅरेक्टर डॉमिनंट मध्ये आहे, त्याला आपण काय म्हणायचं? टॉल असं म्हणायचं. इकडे काय आहे? डॉर्फ, ज्याला आपण शॉर्ट म्हणला तरी चालतं. टॉल म्हणजे उंच, डॉर्फ म्हणजे हाईटला छोटे असणारे. ठीक आहे, टॉल आणि डॉर्फ हे झालं. आता इथं आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या. काय लक्षात घ्या, तर आपल्याकडं फिनोटिपिक किंवा फिनोटाईप नावाचा एक कन्सेप्ट येतो आणि दुसरा कन्सेप्ट येतो जिनोटाईप. ठीक आहे, मग फिनोटाईप कशाला म्हणणार, तर सोप्या भाषेमध्ये फिजिकल अपियरन्स, आपण बाहेरून कसे आहोत. दूर से देखा दो हीरे चमक रहे थे और पास जाके देखा दो टकले नहा रहे थे. राइट, जैसे हमने दूर से देखा क्या हो रहा था, 2 हीरे चमक रहे थे, और जब पास जाके देखा तो क्या दिख रहा था आपको? 2 टकले नहा रहे थे. सिंपल सी बात है ना. वैसे डोमिनेंट कैरेक्टर हम दूर से, सॉरी फिनोटिपिक कैरेक्टर हम दूर से समझ सकते हैं कि ये टॉल है और एक डॉर्फ है. ठीक है, और रही बात कौन सी? जिनोटाइप. जिनोटाइप हम उसे कहते हैं जेनेटिकल अपीयरेंस. जैसे हमारे यहाँ का एग्जाम्पल लेंगे तो एक कैरेक्टर मेल होता है, एक कैरेक्टर फीमेल होती है. ये हम ऊपर से पहचान सकते हैं कि ये मेल कैरेक्टर और एक फीमेल कैरेक्टर है. लेकिन जेनेटिकली कौन है, तो मेल कैरेक्टर जेनेटिकली एक्स एंड वाई होता है, फीमेल कैरेक्टर एक्स एंड एक्स होती है. राइट, ये हो गया जीनोटाइप. वैसे अगर प्लांट टॉल है तो वहां पे देखो कैपिटल टी बताया गया है. कैपिटल आता है मतलब क्या आएगा? वो डोमिनेंट है. इधर देखो डॉर्फ में क्या दिया गया है? स्मॉल टी स्टैंड फॉर और रेसेसिव, दैट इज द फीमेल कैरेक्टर. राइट, आगे गए हम तो सीड शेप. अब सीड कौन सा लेंगे? आपल्याला जे प्लांट दिलंय पायसम सटायवम, ज्याला आपण वटाणा असं म्हणतो. तुम्ही वटाणे सगळ्यांनी पाहिले असतील, वटाणे शेंगाही खाल्ले असतील. प्रत्येक वटाण्यामध्ये बघा, सगळ्यांच्या वटाण्यामध्ये जे सोले असतात, जे सीड त्याच्यामध्ये असतात, ते सगळे बरोबर असतात का? तर काही सीड हे राऊंड असतात, काही सीड हे थोडेसे एका साईडने कुठेतरी दबलेले किंवा वाकडे तिकडे झालेले असतात. तर डॉमिनंट कॅरेक्टर मी त्याला काय म्हणायचं? राऊंड, जे गोल आहेत ते. ओके, हा झाला फिनोटाईप आणि कॅपिटल आर हा झाला जिनोटाईप. आता परत पुढे काय सांगितले? राऊंड सोबत कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर कोणाचा आहे? तर रिंकल्ड आहे. ओके, त्याला काय म्हणायचं? स्मॉल आर. एक फिनोटाईप, दुसरा जिनोटाईप. इथं ब्लॅक कलर मध्ये जे काही मार्किंग केली आहे तो फिनोटाईप आहे. इकडं जे काही आपण ब्ल्यू कलर मध्ये जी काही मार्किंग केली असेल त्याला काय म्हणणार? त्याला सोप्या भाषेमध्ये जिनोटाईप असं म्हणायचं. ठीक आहे, आता इथं हे एवढं झाल्यानंतर आणखी एक महत्वाचा कन्सेप्ट समजून सांगतो. नंतर बघा, सीड कलर, वटाणे कशा कलरचे असतात किंवा उनके सीड किस कलर के होते हैं, तो जनरली हमारे इधर येलो एंड ग्रीन कलर होता है. ठीक आहे, ज्यावेळेस वटाणे आपण मार्केटचे वटाणे पाहिले असतील ते कोणत्या कलरचे असतात? रिपेन झाल्याच्या नंतर येलो कलरचे. ते ज्या टाइमला अनरिप असतात, म्हणजे ज्या टाइमला ते प्रॉपरली मॅच्युअर झाले नसतील त्या टाइमला कोणत्या कलरचे असतात? ग्रीन कलरचे. मग इथं येलो आणि ग्रीन. जर येलो असेल कॅपिटल वाय, ग्रीन असेल स्मॉल वाय. ठीक आहे, पुढे गेला तर पॉड शेप. पॉड म्हणजे शेंगा. ठीक आहे, शेंगांचा आकार कसा आहे हे बघा. इनफ्लॅटेड आणि कन्स्ट्रिक्टेड. सरळ आहेत का वाकडी आहे? मग इनफ्लॅटेड असेल तर कॅपिटल आय आणि कन्स्ट्रिक्टेड असेल तर स्मॉल आय. पुढे गेला तर शेंगांचा कलर.
ज्याला आपण पॉड कलर असं म्हणूयात। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे पॉड का कलर, जो पॉड दी गई है उसका कलर कैसे होता है वो दिखना है आपको। इनिशियल पिरियड में देखो उसका कलर ग्रीन होता है, अगोदर काय असतं ते हिरव्या कलरचे असते, नंतर म्हणजे मॅच्युअर झाल्यानंतर ती पिवळ्या कलरची पडते, म्हणून ग्रीन आणि येलो। जर ग्रीन असेल तर कॅपिटल जी आणि येलो असेल तर स्मॉल जी। पुढे गेला तर फ्लावर कलर असतो बघा, वटाण्याच्या शेंगांवरती शेंगा येण्याच्या अगोदर फ्लावरिंगचा पिरियड असतो, जे आपण ऑलरेडी याच्या अगोदरच्या टॉपिक मध्ये पाहिलेलं आहे। ओके, मग फ्लावरिंग कलर याच्यामध्ये काय सांगितलेले आहे तर डॉमिनंट कॅरेक्टर मध्ये फ्लावरचा कलर दिलेला आहे पर्पल। ओके, आणि रेसेसिव्ह मध्ये काय दिलेलं आहे व्हाईट। तर पर्पल असेल तर कॅपिटल पी आणि व्हाईट असेल तर स्मॉल पी। डन। आणि पुढे गेलात तर फ्लावर पोजिशन। आता फ्लावर पोजिशनचा अर्थ काय घ्यायचा, फ्लावर पोजिशन की मीनिंग क्या लेना है कि फ्लावर प्लांट के ऊपर कहां पे है, एट द टॉप है या कहीं बीच में फ्लावर है। अगर कहीं बीच में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं एक्झियल। कुठेतरी मध्ये फुल असेल त्याला काय म्हणायचं एक्झियल, आणि एकदम वरच्या तोंडाला किंवा एकदम टॉप ऑफ द प्लांट असेल तर त्याला काय म्हणायचं टर्मिनल असं म्हणायचं, ज्याच्यामध्ये एक्झियलला कॅपिटल ए अँड टर्मिनलला स्मॉल ए असं कन्सिडर केलं जातं। ठीक आहे, हे झाले मेंडलचे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर। आता आपण जर स्टेट बोर्डच्या सिलेबसचा विचार केलाच तर हे तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये कशा पद्धतीने विचारलं जाईल, तर हे तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचं असतं। ठीक आहे, आता लक्षात ठेवल्यानंतर सीईटी मध्ये तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन सुद्धा असू शकतात। काय की जर आपण सीड शेपची क्रॉसिंग त्यांच्या रेसेसिव्ह आणि डॉमिनंट पॅरेंट सोबत केली तर त्यांच्यापासून ऑफस्प्रिंग कशा पद्धतीने जन्माला येईल, तर हे तुम्हाला पाहिजे की सीड शेप मध्ये काय आहे राऊंड आणि रिंकल्ड आहे। मग जर एकच, ह्याला सोप्या भाषेमध्ये कॅरेक्टर असं म्हणायचं, हे पॅरेंट्स म्हणलं तरी चालतं, म्हणजे आपल्याकडे पॅरेंटचे कॅरेक्टर काय हे आहे, मग याच्यामध्ये एक कॅरेक्टरचं घेतलं। सपोज आपण हा एकच कॅरेक्टर घेऊन आपण एक्सपेरिमेंट केला, जर एकच कॅरेक्टर घेऊन एक्सपेरिमेंट केला असेल तर त्याला मोनो हायब्रिड क्रॉस असं म्हटलं जातं। जर 2 डिसिमिलर पॅरेंट्स असतील किंवा 2 डिसिमिलर कॅरेक्टर असतील तर त्याला म्हणायचं डाय हायब्रिड क्रॉस। ओके, एक असेल मोनो हायब्रिड, 2 असतील डाय हायब्रिड। ठीक आहे, आता परत एक गोष्ट लक्षात घ्या की इथं ह्या बॉक्स मध्ये बघा, इथं असेल किंवा इकडे असेल किंवा ह्या पूर्ण याच्यामध्ये जिथे जिथे आपण असं ब्रॅकेट घेतलेलं आहे त्या प्रत्येक ब्रॅकेट मध्ये बघा काय दिलेलं आहे तर दोन्ही सारखेच असणारे गॅमेट्स आहेत। म्हणजे कॅपिटल टी दोघंही सारखेच आहेत, कॅपिटल आर दोघंही सारखेच आहेत। इथं बघा मॅक्झिमम सगळीकडे सारखेच आहेत। जर हे एकाच कंसामध्ये एकाच ब्रॅकेटमध्ये हे सारखे असतील तर यांना म्हणायचं होमोझायगस। अगर 2 गैमेट एक जैसे है उसे हम क्या कहते हैं होमोजाइगस। ओके, और यदि ये सेम नहीं है, इट मीन्स कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी सामने आता है तो हम उसे कहते हैं हेटेरोजाइगस। कंसेप्ट ध्यान में रखो, ये आता है, ये सब यहाँ पे जितने भी हैं ये सब होमोजाइगस है। अगर ऐसा कोई आता है तो फिर यहाँ पे कोई भी ले लो आप, अगर कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी दिया आपने, ये भी आपका हेटेरोजाइगस ही होता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे मिक्स कर लो उसे हम हेटेरोजाइगस कंसीडर कर सकते हैं, हेटेरोजाइगस ही होता है। और अगर सिमिलर गैमेट्स आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में उसे हम होमोजाइगस गैमेट कहते हैं। ठीक है, यहां तक जो था ये मेंडल ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए थे उसके बारे में इसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब ये जो इंफॉर्मेशन थी इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे ह्या दिलेल्या 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर वरून आपल्याला मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि डायहायब्रिड क्रॉस करायचा आहे। मग ते डायहायब्रिड क्रॉस मोनोहायब्रिड क्रॉस कसा असतो आपण कंटिन्यू करूया एकच मिनिटामध्ये। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सी, अब हमें क्या करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाना है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस काय असतो हे आपल्याला आजच्या पार्ट मध्ये बघायचं आहे। तर लक्षात घ्या, आपण एक कन्सेप्ट लक्षात घ्यायचा, कोणता कन्सेप्ट लक्षात घ्यायचा, जर आपल्याला क्रॉसिंग ही एकाच हेरिटेबल ट्रेट सोबत करायची असेल, इट मीन्स व्हॉट, द क्रॉस बिटवीन पॅरेंट्स डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट, ए क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स, क्या बताया है, ए क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन ओनली वन
differing in only one हेरिटेबल ट्रेट. ट्रेट की मीनिंग आती है कैरेक्टर. ओके, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसमें एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा. एग्जांपल क्या दिया है, हाइट ऑफ द प्लांट. एग्जांपल क्या है, हाइट ऑफ प्लांट. आप देखो हाइट ऑफ प्लांट का ए क्या बताया है, ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट, ओनली वन. ओके, अगर ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट है तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, तो यहाँ पे हमें लेना होगा कि हाइट ऑफ प्लांट में जो दिया गया है, मतलब क्या, टॉल एंड डॉर्फ दिया है, तो हमें उसकी क्रॉसिंग करनी है. तो कैसे करनी पड़ेगी, सी सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको. स्टार्ट करना पड़ता है यहां से. अब पेरेंट्स का मतलब क्या आएगा, वो जो इस साइड में दिए गए मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट. ठीक है, तो पेरेंट्स में आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन करना है कि मेल इंटू फीमेल, हमें दोनों की क्रॉसिंग करनी है. उसके बाद आएगा आपका फिनोटाइप. फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे, हाइट ऑफ प्लांट, तो इसमें मेल पेरेंट कौन सा है, तो यहाँ पे मेल पेरेंट में दिया गया है टॉल और सामने क्या है, डॉर्फ. राइट. अब अगर हम आगे जाते हैं तो वहां पे आएगा जीनोटाइप. जीनोटाइप मतलब जीन, जेनेटिक एक्सप्रेशंस. ओके, तो वहां पे क्या दिया है जीनोटाइप में, कैपिटल टी, स्मॉल टी. मैंने जैसे वहां पे बताया था सेम वैसे एक बात दिमाग में बिठा लो. देखो इस साइड में भी आपको दो गैमेट सेम दिखाई दे रहे हैं, उस साइड में भी सेम दिखाई दे रहे हैं. इफ द गैमेट आर इन होमोजाइगस कंडीशन, सुनो, गैमेट अगर होमोजाइगस है तो दोनों गैमेट सामने ट्रांसफर नहीं होते, आगे ट्रांसफर नहीं होते, वहां से सिर्फ एक ही गैमेट ट्रांसफर किया जाता है. कैसे, देखो यहाँ पे आपको लिखना है गैमेट. अब गैमेट लिखने के बाद कैपिटल टी, देखो दोनों सेम थे इसलिए एक ही ट्रांसफर हो गया, इस साइड में भी दोनों हैं इसलिए एक ही ट्रांसफर कर दिया. अब इन दोनों को फ्यूज करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया आपका F1. F1 स्टैंड फॉर पोस्ट फिलियल जनरेशन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया था, एक क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट, उनमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर हेरिटेट हो सकता है. ओके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब देखो ये आ गया यहाँ पे F1. अब इसके आगे क्या होता है कि F1 की क्रॉसिंग हमें F1 के साथ करनी होती है. जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी है यहाँ पे, उसको एज इट इज सामने लेना है, उसकी क्रॉसिंग उससे के साथ करनी है. अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि ये दोनों होमोजाइगस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेटेरोजाइगस है. अगर हेटेरोजाइगस होते हैं तो ये कैपिटल टी सेपरेट होता है, ये स्मॉल टी सेपरेट होता है, इधर से ये कैपिटल टी सेपरेट, स्मॉल टी सेपरेट, क्योंकि ये दोनों हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं. उसके बाद आपको मिलता है चेकर बॉक्स, उसे हम पुन्नेट स्क्वायर भी कहते हैं. ओके, चेकर बोर्ड या चेकर बॉक्स या पुन्नेट स्क्वायर. रेजिनाल्ड सी पुन्नेट नाम के एक साइंटिस्ट है. कौन से साइंटिस्ट है, रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, जिन्होंने मोनोहाइब्रिड या प्रॉपरली क्रॉसिंग कैसे की जाती है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉक्स को बनाया था, इसलिए उनके नाम से भी इसे बताया जाता है सी. अब अगर आपके पास मेल गैमेट में दो है, फीमेल गैमेट में दो है, इसलिए आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना पड़ता है. राइट. अब ये होने के बाद आपको सिंपल दिमाग क्या लगाना है, यहाँ पे लिखो क्या, मेल एंड फीमेल. राइट. अब एक कैपिटल टी यहाँ पे लिखो, स्मॉल टी यहाँ पे लिखो, कैपिटल टी यहाँ पे लिखो, स्मॉल टी यहाँ पे लिखो. देखो दोनों सेम आ गए, ये दोनों भी यहाँ पे बिठा दिए और इन दोनों को यहाँ पे बिठा दिया. मेल फीमेल कहीं पर भी लिखो, लेकिन जैसे गैमेट यहाँ पे आए हैं आपको एज इट इज वैसे ही लिखना है. ठीक है. अब चेकर बॉक्स में क्या करना है, देखो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है. अगर डोमिनेंट होता है या कैपिटल है तो उसे पहले लिया जाएगा. अब इस बॉक्स में देखो यहाँ पे स्मॉल टी है लेकिन यहाँ पे कैपिटल है, तो पहले यहाँ पे कैपिटल बाद में स्मॉल. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे स्मॉल टी है लेकिन इस साइड में कैपिटल है, तो पहले कैपिटल बाद में स्मॉल. अब यहाँ पे देख लो ऊपर स्मॉल टी है, इस साइड में भी स्मॉल है, तो दोनों भी मेंशन कर लो. ये हो गया आपका F2. यहाँ पे F1, यहाँ पे F2. F2 स्टैंड फॉर सेकंड पीरियड जनरेशन. अब यहाँ पे देखना है आपको, ये हो गया यहाँ तक. इसके बाद आपका दिमाग कहाँ पे होना चाहिए, ये देखो ये दोनों होमोजाइगस है, ये दोनों हेटेरोजाइगस है और यहाँ पे होमोजाइगस है. इट मींस व्हाट,
कि ये आपका जीनोटाइप हो गया, राइट। अब आपको रिजल्ट देना पड़ता है। रिजल्ट में क्या दिखाओगे कि फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज क्या आएगा, टॉल इज टू डॉर्फ। ओके, टॉल इज टू डॉर्फ। अब यहां पे देखो, कैपिटल टी से स्टार्ट होने वाले कितने बॉक्सेस है, 3, तो टॉल कितना आ गया, 3, और स्मॉल टी से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 1। तो एक बात दिमाग में बिठाना है क्या, कि मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा वो 3:1 ही रहेगा, चाहे इसमें से कोई भी पेरेंट्स आपके सामने रहो, ठीक है। उसके बाद आता है जीनोटिपिक रेशियो, सी। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या होता है कि जेनेटिकल एक्सपीरियंस क्या, सॉरी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो। अब यहाँ पे देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, राइट। अब देखो कैपिटल टी का एक ही बॉक्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 बॉक्सेस है, और स्मॉल टी का एक ही बॉक्स है। मतलब सिंपल है कि आपका मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। एक बात दिमाग में बिठा दो, क्या, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो फिनोटिपिकली अगर हम देखेंगे तो 3:1 ही आएगा, चाहे आप इसमें से कोई भी कैरेक्टर ले लो। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। दिमाग में ये पूरी तरह से बिठा दो, क्या बिठाना है कि 3:1 फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड, 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड। ये बात दिमाग में बिठा लो। आज के लेक्चर में आज हम यहां तक रुकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें आपको डायहाइब्रिड रेशियो दिया जाएगा, डायहाइब्रिड रेशियो बताया जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में वीडियो बनाया है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है या कुछ कोई वर्ड ऐसा है जिसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप हिंदी में या आपको जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में आप बस कमेंट बॉक्स में मैसेज दीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और रही बात, हो सके तो मैक्सिमम ये जो मैंने आपके सामने दिया है, आपके अगर ये समझ में आ ही गया है तो आप यहाँ पे ये कैरेक्टर छोड़ के बाकी किसी भी कैरेक्टर को उठा लो या किसी भी कैरेक्टर को ले लो और उसके हिसाब से इसकी प्रैक्टिस बना लो। स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, सीईटी में भी इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। आंसर इन 1 सेंटेंसेस में F1 या मोनोहाइब्रिड की डेफिनेशन भी आपको पूछी जाएगी, ठीक है। आज हम यहीं पे रुकते हैं, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।